अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम इंजीनियर आकिब फराज है और आप थर्ड ईयर पावर प्लांट एंड एनर्जी कंजर्वेशन का सब्जेक्ट मेरे साथ पढ़ रहे हैं। पहले लेक्चर में हम इस सब्जेक्ट की कोर्स आउटलाइन को इन डिटेल डिस्कस कर चुके हैं। आज मैं आपको इस सब्जेक्ट का जो पेपर पैटर्न है उसके हवाला से और फिर हम चलेंगे सब्जेक्ट के पहले चैप्टर के पहले टॉपिक के पहले लेक्चर की तरफ। इस सब्जेक्ट का जो मैंने पहले भी बताया था कि जो पेपर है वो 100 मार्क्स का थ्योरेटिकल पेपर होगा, जिसमें हमारे पास दो सेक्शंस होंगे। 20 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव और 80 मार्क्स का सब्जेक्टिव पेपर होगा। ये टोटल दोनों मिला के 100 मार्क्स का पेपर बनाएंगे। जो सब्जेक्टिव सेक्शन है उसमें हमारे पास दो पोर्शन होंगे, शॉर्ट क्वेश्चन एंड लॉन्ग क्वेश्चन। जो शॉर्ट क्वेश्चन हैं वो टोटल 37 मार्क्स के शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, जिसमें से 25 आपने अटैम्प्ट करने हैं। हर शॉर्ट क्वेश्चन के 2 नंबर होंगे, तो 25 इंटू 2 ये 50 मार्क्स का आपका टोटल शॉर्ट क्वेश्चंस का पोर्शन बनेगा। और जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो टोटल 5 लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे, जिसमें से आपको 3 लॉन्ग क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं। हर क्वेश्चन के 10 मार्क्स हैं, तो 10 इंटू 3 ये 30 मार्क्स का आपका लॉन्ग क्वेश्चन का पोर्शन होगा। तो 50 मार्क्स शॉर्ट क्वेश्चन के, 30 मार्क्स लॉन्ग क्वेश्चन के और 20 मार्क्स ऑब्जेक्टिव के। तो ये कलेक्टिव तौर पर आपका 100 मार्क्स का जो है वो पेपर बनेगा। अब चलते हैं इस बुक के पहले चैप्टर के पहले टॉपिक की तरफ। इस बुक का जो पहला चैप्टर है सोर्सेज ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर, इलेक्ट्रिकल पावर के ज़राए। इससे पहले कि हम इलेक्ट्रिकल पावर के जो ज़राए हैं, जो सोर्सेज हैं, उनके बारे में सीखें, सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रिकल पावर प्लांट्स होते क्या हैं। ये वो यूनिट्स या वो प्लांट्स होते हैं जहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी के को पैदा किया जाता है और फिर उसके बहाव को कंट्रोल किया जाता है और उसे सेफली आगे लोड सेंटर्स तक जो है ट्रांसमिट किया जाता है। ये आपके इलेक्ट्रिकल ग्रिड से कनेक्टेड पावर हाउसेज होते हैं। तो इन शॉर्ट क्या हुआ कि इलेक्ट्रिकल पावर हाउसेज या पावर प्लांट्स वो यूनिट्स हैं, वो प्लांट्स हैं जहाँ पर बिजली को पैदा किया जाता है और उसके बहाव को कंट्रोल्ड तरीके से आगे ट्रांसमिट किया जाता है। अब आते हैं जो पावर हाउसेज पर इस्तेमाल होने वाले इलेक्ट्रिकल पावर के सोर्सेज हैं, वो कौन कौन से हैं। ये वो ज़राए होते हैं जो हम इस्तेमाल करते हैं पावर हाउसेज पर बिजली को पैदा करने के लिए। इनके कुछ नाम आपके सामने लिखे भी हुए हैं, मैं आपको एक दफ़ा फिर से बता देता हूँ। जैसे आपके पास हाइडल है, जैसे पानी से बिजली बनाना, थर्मल हरारती तरीके से न्यूक्लियर इस्तेमाल करके। फिर उसके बाद आप देखें तो विंड है, सोलर से बिजली बनाई जाती है। टाइडल एनर्जी से, लहरों की जो एनर्जी है उससे बिजली बनाते हैं। जियोथर्मल तरीके से जो ज़मीन की हरारती एनर्जी है उसके ज़रिए से बिजली बनाना। तो ये तमाम तर जो ज़राए हैं ये आते हैं आपके पास इलेक्ट्रिसिटी के जो सोर्सेज हैं, जो पावर पैदा करने के जो ज़राए हैं उनके तौर पर ये शामिल होते हैं। अब स्टेप बाय स्टेप हम इन सारे सोर्सेज के बारे में सीखेंगे। जो सबसे पहला सोर्स है, जैसा कि हमने कोर्स आउटलाइन में भी देखा था कि जो अहम खसूसियात, चीदा चीदा जो खसूसियात हैं जो पावर हाउसेज के इस्तेमाल होने वाले जो सोर्सेज हैं पावर हाउसेज पर पावर के, वो कौन कौन से हैं, उनकी खसूसियात। तो सबसे पहला जो सोर्स हम पढ़ेंगे वो है थर्मल पावर प्लांट, थर्मल सोर्स। हरारती जो ज़राया है, हरारती जो ज़रिया है जिसकी मदद से हम बिजली प्रोड्यूस करते हैं। ये थर्मल सोर्सेज होते कौन कौन से हैं। कुदरती तौर पर वो तमाम तर जो फ्यूल, तमाम तर जो ईंधन हमें कुदरती तौर पर मिलते हैं और फिर हम उन्हें इलेक्ट्रिसिटी को पैदा करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, वो थर्मल फ्यूल्स कहलाते हैं। इनमें कोयला है, गैस है, जो कुदरती तौर पर हमें नेचुरली अवेलेबल है। ये बनते कैसे हैं कि जब पौधों के बाकियात ज़मीन में दफन हो जाते हैं तो वो चंद केमिकल रिएक्शंस की वजह से ज़मीन में दबे दबे कोयले की सूरत में या इन फ्यूल्स या गैस की सूरत में तब्दील हो जाते हैं और उस फ्यूल को हम इस्तेमाल कर लेते हैं पावर हाउसेज पर। इन जो ईंधन है, ये जो फ्यूल है, इनको इस्तेमाल किया जाता है हीट एनर्जी को प्रोड्यूस करने के लिए, यानी कि इनको जलाया जाता है, उससे हरारती एनर्जी पैदा होती है और वो हरारती एनर्जी बॉयलर्स में पड़े पानी को गर्म करने के लिए इस्तेमाल होती है और वो पानी फिर स्टीम में चेंज होता है और वो स्टीम आगे टरबाइन को चलाती है। और चूँकि टरबाइन और जनरेटर्स की शाफ्ट आपस में कपल्ड होती हैं, तो जब टरबाइन रोटेट करता है तो उसी स्पीड से जनरेटर की शाफ्ट रोटेट करती है, यानी कि जनरेटर चलता है और एट द एंड आउटपुट पे आपको इलेक्ट्रिसिटी मिलती है। कोई भी ईंधन जो है वो एनर्जी का एक बुनियादी सोर्स होता है। हर ईंधन में जलने वाले मादे शामिल होते हैं, कार्बन शामिल होता है, हाइड्रोजन शामिल होता है, ऑक्सीजन गैस शामिल होती हैं, जिनकी वजह से वो जलते हैं और जलने के तौर पर हमें हरारत मुहैया करते हैं। और ऐसे तमाम तर ज़राए जो कुदरती तौर पर, ऐसे तमाम तर ईंधन जो कुदरती तौर पर
अवेलेबल होते हैं, मुहैया होते हैं, और फिर उनको जलाकर हम हरारती एनर्जी हासिल करते हैं। वो तमाम तर ज़राए जो हैं वो थर्मल सोर्सेज या हरारती ज़राओं में शामिल होते हैं। फिर आगे टाइप्स हैं फ्यूल्स की कि किन बेसिस पर जो उसकी हालतें हैं कि ईंधन, जैसा कि मैंने पहले कहा कि कोयला है, गैस है, तो ये उसकी हालतें हैं। जैसे मादनी तेल, पेट्रोलियम मिलती है हमें, तो वो पेट्रोलियम जो है वो लिक्विड स्टेट फ्यूल है। तो स्टेट या हालतों की बुनियाद पर जो हम फ्यूल्स को डिफाइन करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं, डिवाइड करते हैं 3 पार्ट्स में। पहली स्टेट जो है वो सॉलिड स्टेट, ठोस ईंधन। दूसरी स्टेट जो है वो लिक्विड स्टेट यानी कि माया हालत में पाया जाने वाला फ्यूल। और तीसरी स्टेट जो है वो है गैसियस स्टेट यानी कि गैस की हालत में जो फ्यूल या जो ईंधन पाया जाता है वो। तो 3 बेसिकली हालतें हैं, ठोस, माया और गैस। सबसे पहले हम देखेंगे कि सॉलिड स्टेट में जो ईंधन पाया जाता है वो कौन सा होता है। उसको देखें तो कोयला है, एंथ्रासाइट है, लकड़ी है, ये सॉलिड स्टेट फ्यूल है यानी कि ये ठोस और सख्त हालत में मिलते हैं। और कोयला जो है ये कुदरती तौर पर पाए जाने वाले जो ठोस या सॉलिड फ्यूल हैं, ये उनकी सबसे बड़ी किस्म है। और कोयले के जो बुनियादी अज्जा हैं उनमें कार्बन शामिल है, हाइड्रोजन शामिल है, ऑक्सीजन शामिल है, नाइट्रोजन है, कुछ मिकदार में सल्फर भी होता है, और फिर राख एक इंतहाई अहम जुज़ है। सल्फर एक जलने वाला मादा है, लेकिन चूंकि इसकी जो नेचर है ये आग पकड़ने वाला मादा है, लेकिन ये धमाकादार नेचर है इसकी। जो कह लें कि जो फितरतन ये इसकी जो है वो ये धमाकादार है, तो इस वजह से इसे हम इस्तेमाल नहीं करते हैं पावर हाउसेज में बतौर ईंधन, क्योंकि जब ये जलता है तो ये धमाके के साथ जलता है, तो ये नुकसानदेह है, इसलिए हम इसे बतौर ईंधन पावर हाउसेज पर इस्तेमाल नहीं करते। सबसे मैंने पहले भी बताया, जैसे अभी हमने सॉलिड स्टेट में या जो ठोस हालत थी उसमें डिस्कस किया कि कोयला कुदरती तौर पर पाया जाने वाला सबसे बड़ा जरिया है फ्यूल का। ठोस हालत में सॉलिड फ्यूल की सबसे बड़ी फॉर्म जो है वो कोयला है, जो नेचुरली अवेलेबल है, और ऑलमोस्ट तमाम इंडस्ट्रियल जो कंट्रीज़ हैं उनमें ये पाया जाता है। अब हम उसी को आगे लेकर स्टडी करेंगे कि कोयला बनता कैसे है, कौन कौन से स्टेप से निकलकर कोयला डेवलप होता है, और फिर हमें सबसे अच्छा जब कोयला हमें मिलेगा तो वो कौन सा स्टेप है या जिस एंड पे आके उसका नाम क्या है। ये तमाम तर चीज़ें जिन स्टेप से गुजर कर कोयला बनता है वो हम स्टेप्स ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कोल के, कोयले की तश्कील के जो मराहिल हैं उनमें देखेंगे। सबसे पहले मैं फ़िलहाल आपको इनके नाम बताऊंगा और फिर आगे चल के हम इनको इन डिटेल डिस्कस करेंगे। सबसे पहली जो फॉर्म है वो है पीट, जिसे आप दलदली कोयला भी कहते हैं। दूसरी जो है वो है लिग्नाइट्स या ब्राउन कोल, जिसे आप कह लें कि ये इसमें कोयले का रंग की बुनियाद पर इसे डिफ़ाइन किया गया है, तकसीम किया गया है। जैसे आप ब्राउन कोल लिखा हुआ है यानी कि ब्राउन कोयला। और फिर है बिटुमिनस कोयल, जिसे आप बिटुमिनस कोयल भी कहते हैं। ये बिटुमिनस कोयल के तौर पर भी पढ़ा जाएगा या बिटुमिनस कोयल के तौर पर भी पढ़ा जाएगा। उससे अगला जो स्टेप है वो है सेमी बिटुमिनस कोल। और फिर नेक्स्ट स्टेप जो है वो सेमी एंथ्रेसाइट, और लास्ट पे जो आखिरी स्टेप है कोयले की फॉर्मेशन का वो है एंथ्रेसाइट। तो पहली जो मरहला है वो है पीट यानी कि दलदली कोयला, दूसरी लिग्नाइट्स या ब्राउन कोल, तीसरी बिटुमिनस कोल, चौथी सेमी बिटुमिनस कोल, और फिर है सेमी एंथ्रासाइट, और लास्ट जो स्टेप है वो है एंथ्रासाइट। अब जब हम इन चीज़ों को तमाम तर स्टेप्स को इंडिविजुअली स्टडी करेंगे तो इसमें एक टर्म आपको लाजमी उनमें दिखाई देगी जिसे आप कैलोरीफिक वैल्यू कहते हैं। कैलोरीफिक वैल्यू होती क्या है, क्योंकि जब वहाँ ये टर्म यूज़ होगी तो इसके बारे में आपको पता होना ज़रूरी है कि कैलोरीफिक वैल्यू होती क्या है। ये एनर्जी या हरारत की वो मिकदार है कि जब 1 किलो कोयले को आप हवा और ऑक्सीजन की मौजूदगी में जब आप जलाते हैं तो उसके नतीजे में जितनी हरारत या जितनी मिकदार में एनर्जी खारिज होती है उस वैल्यू को आप कैलोरीफिक वैल्यू कहते हैं। कि 1 किलो कोयले को जब आप जलाते हैं कोयले को तो उसके नतीजे में खारिज होने वाली या पैदा होने वाली हरारत और या तवानाई की जो मिकदार है उसे आप कैलोरीफिक वैल्यू कहेंगे। तो आगे चलते हैं, जो पहला स्टेप है पीट उसकी तरफ, कि ये जो पहला स्टेप है, फर्स्ट स्टेप ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कोल, कि ये कोयले की फॉर्मेशन का, कोयले की तश्कील का ये सबसे पहला अमल है जिसे आप पीट कहते हैं, जिसे दलदली
कोयले के तौर पर भी जाना जाता है। और दलदली कोयला अगर हम इसे कहते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि इसमें नमी की मिकदार इंतहाई ज़्यादा होगी, तकरीबन 90% इसमें मॉइस्चर या नमी की मिकदार पाई जाती है। और फिर इसमें यह है कि जब इसे इस्तेमाल करते हैं तो इसे कमोबेश 1 से 2 महीने तक खुश्क किया जाता है। इस्तेमाल से पहले ये खुश्क होगा और उसके बाद इसे इस्तेमाल किया जाता है। और ये पावर प्लांट्स में इस्तेमाल होने के लिए सूटेबल नहीं समझा जाता। क्यों? क्योंकि इसको ड्राई करने पे बहुत टाइम कंजर्व होता है, बहुत टाइम लगता है, कंज्यूम होता है बहुत टाइम, तो इसलिए इसे पावर प्लांट्स पर इस्तेमाल के लिए सूटेबल नहीं समझा जाता। और इसकी जो कैलोरीफिक वैल्यू है, जो हरारत पैदा जो होती है वो 3500 किलो कैलोरीज पर केजी, यानी कि अगर 1 किलो कोयले को, जो दलदली कोयला है, उसे जलाया जाए तो उससे 3500 किलो कैलोरीज जो हैं वो पैदा होती हैं। जो इसके अहम अज्जा हैं उनमें कार्बन 60% तक, हाइड्रोजन 5.8%, ऑक्सीजन 33% और जो राख है वो 1.2% पाई जाती है। इससे अगला जो स्टेप है वो है लिग्नाइट्स या ब्राउन कोल। ये पीट से अगला मरहला है और इसमें कोयले का जो रंग है वो ब्राउन लकड़ी नुमा रंग कोयला इख्तियार कर लेता है। इसमें जो नमी की मिकदार पीट में 90% थी, इसमें कम होकर 30 से 45% रह जाती है। जो राख है, जो ऐश, इंग्लिश में राख को ऐश कहते हैं, जो ऐश है वो बहुत ज़्यादा मिकदार में इसमें मौजूद होती है। और इसमें कमोबेश 50% वो मादे हैं जो हवा में उड़ जाने की सलाहियत रखते हैं, इसलिए ये इंतहाई आसानी से आग पकड़ता है। और इसको संभालना, हैंडल करना, एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करना वो मुश्किल है, क्योंकि इसमें वॉलेटाइल जो मैटर्स हैं जो हवा में उड़ सकते हैं, जिनकी वजह से आग पकड़ने का जो अमल है वो तेज़ हो सकता है, वो ज़्यादा मिकदार में होते हैं। इसलिए इन्हें एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करना मुश्किल है और इसकी देखभाल करना, इसको हैंडल करना वो भी मुश्किल है। और इसकी जो कैलोरीफिक वैल्यू है, जो 1 किलोग्राम कोयला जलने पर जो ये एनर्जी देता है या जो हीट प्रोड्यूस करता है वो 5000 किलो कैलोरीज पर केजी है। इसके जो कंपोनेंट्स हैं इसमें 67% 67% कार्बन मौजूद होता है, 5% हाइड्रोजन, 20% ऑक्सीजन और 8% इसमें राख मौजूद होती है। जैसा कि पहले कहा था कि इसमें राख की मिकदार बहुत ज़्यादा है। नेक्स्ट जो है वो है बिटुमिनस कोल या बिचुमिनस कोल। और फिर ये जो कोयला है इसकी खुसूसियात अगर आप देखें तो ये येलोइश पीले रंग के और धुआंधार शोले के साथ ये जलता है, यानी कि उसके शोले से रंगत उसकी पीली होगी और उसका जो रंग, उसमें धुआं भी खारिज होगा। और इसमें बहुत ज़्यादा मिकदार में वोलेटाइल मैटर्स, पहले भी बताया, वोलेटाइल मैटर्स वो होते हैं, ये वो मादे होते हैं जो हवा में उड़ने की सलाहियत रखते हैं। नमी जो है वो भी, अगर आप इसे जलाएं तो वो भी हवा में उड़ने की सलाहियत रखती है। और उसके बाद इसमें गैसेस मौजूद होती हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड जिसे आप CO से रिप्रेजेंट करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड CO2, मीथेन गैस CH4 जो हम नॉर्मली घरों में यूज़ करते हैं, ये तमाम तर गैसेज इसमें मौजूद होती हैं। इसकी जो औसतन कैलोरीफिक वैल्यू है वो है 7800 किलो कैलोरीज पर केजी, यानी कि 7800 किलो कैलोरी एनर्जी ये 1 किलो कोयला जले तो खारिज होती है। और इसके जो अहम अज्जा हैं उनमें कार्बन 83.5% मौजूद होता है, हाइड्रोजन इसमें 5% है, ऑक्सीजन 5% है और जो राख है वो 6.5% मौजूद होती है। इससे अगला जो स्टेप है वो है सेमी बिटुमिनस कोल। अब इसमें क्या होता है कि कोयले का जो रंग है वो, जो अगला इससे स्टेप है एंथ्रासाइट, जो सबसे अच्छा कोयला है उसकी निस्बत कम जो है, इसका जो रंग है वो ज़्यादा गाढ़ा होता है, यानी कि ब्लैक कलर जो शेड है इसकी वो काले रंग का इसमें ज़्यादा होता है और ये नरम कोयला होता है। जब ये जलता है तो इसमें जो धुआं पैदा होता है उसकी मिकदार बहुत कम होती है और 12 से 15% इसमें नमी का अंसर मौजूद होता है, या वो मादे होते हैं जो हवा में उड़ने की सलाहियत रखते हैं, वो 12 से 25% तक इसमें मौजूद होते हैं। इसकी जो कैलोरीफिक वैल्यू है, जो हवा में 1 किलो कोयला जब आप जलाएंगे ऑक्सीजन की मौजूदगी में, तो जो एनर्जी पैदा होगी वो 4600 किलो कैलोरीज प्रोड्यूस होगी। अगर आप इसे नेक्स्ट देखें, जो अगला स्टेप है तो वो है सेमी एंथ्रासाइट। सेमी एंथ्रासाइट ये सेकंड लास्ट स्टेप है, यानी कि आखिरी मरहले से पहला मरहला। इसमें कोयले की जो शक्ल है ज़ाहिरी तौर पर देखें तो उसमें चमक बहुत कम होती है और इसमें कार्बन की मिकदार भी कम पाई जाती है। जब इसे जलाते हैं तो इसके शोले बहुत ऊंचे और बहुत बड़े होते हैं और फिर ये शुरुआती तौर पर पीले शोलों के साथ जलता है। इसको जलाने पर इसका जो शोला होगा बड़ा होगा और वो पीले रंग का होगा और कुछ वक्त के बाद वो नीले रंग में तब्दील हो जाएगा। और इसके बाद जो आखिरी मरहला आता है वो है एंथ्रासाइट का।
ये कोयले की फॉर्मेशन का सबसे आखिरी मरहला है। इसमें जो कोयले का रंग है वो चमकदार काले रंग का हो जाता है, कार्बन की मिकदार बहुत ज़्यादा मौजूद होती है और जो क्लोरिफिक वैल्यू है, जो जलने पर जो एनर्जी खारिज करने की मिकदार है, वो भी सबसे ज़्यादा होती है। ये स्टीम फॉर्मेशन में या जहां बॉयलर्स में मौजूद पानी होता है उनको गर्म करने के लिए, स्टीम बनाने के लिए सबसे ज़्यादा सूटेबल कोयला यही इस्तेमाल किया जाता है। और फिर ये कोयले की मैंने पहले भी बताया कि सबसे बेहतरीन शक्ल है। इसमें जो कंपोनेंट्स हैं, जो अज्जा हैं, कार्बन पहले आपको बता चुका हूँ कि सबसे ज़्यादा कार्बन मौजूद होता है, तो 90% तक कार्बन, 3% हाइड्रोजन, 2% इसमें ऑक्सीजन और 5% इसमें राख का अंसर मौजूद होता है। तो अगर आप इनको सम अप करें तो सबसे पहली चीज जो आपने देखी दलदली कोयला, सबसे पहला स्टेप जिसे आप पीट कहते हैं, दूसरा लिग्नाइट्स या ब्राउन कोल, तीसरा जो स्टेप आपने देखा वो था बिटुमिनस या बिचुमिनस कोल, चौथा सेमी बिटुमिनस या सेमी बिचुमिनस कोल और पांचवा सेमी एंथ्रासाइट और छठा और सबसे आखिरी जो मरहला है वो है एंथ्रासाइट। और ये कोयले की सबसे बेहतरीन शक्ल है कि कोयले की फॉर्मेशन के 6 स्टेप्स आपने सीख लिए। अगर आप इससे आगे चलें तो कोयले की 3 मुख्तलिफ इकसाम है। वुडन कोल, ये वो कोयला है कि जब आप लकड़ी को जलाते हैं तो उस वक़्त उसमें से नमी और जो हवा में उड़ने वाले मादे हैं वो एवेपोरेट हो जाते हैं, खारिज हो जाते हैं और फिर जो पीछे लकड़ी की जली हुई हालत बचती है वो जो है वुडन कोल कहलाता है। और ये डिपेंड करती है इसकी जो ज़ाहिरी हालत है कि किस हरारत से आपने उस लकड़ी को जलाया है। और इसकी जो कैलोरीफिक वैल्यू है वो 3000 से 4000 किलो कैलोरीज होती है और ये बॉयलर्स में इस्तेमाल करने के लिए सूटेबल नहीं है। इससे अगला जो किस्म है कोयले की वो है कोक, कि जब कोयले को जलाकर आप उसमें से गैसेस को इखराज कर दें, गैसेस को निकाल दें, तो वो जो कोयला बचता है वो कोक कहलाता है। इसमें 2% सल्फर मौजूद होता है, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, इस किस्म की जो गैसेज हैं वो इसमें मौजूद होती हैं। और इसकी जो सबसे अहम बात आप इसमें देखें तो वो ये है कि ये साफ़ और बगैर धुएं के जलता है और ये ब्लास्ट फर्नेसेस में इस्तेमाल होता है। और फिर जो अगला है वो है ब्रिकेट्स। जो ब्रिकेट्स है वो जो कोयले को इंतहाई हाई प्रेशर पर, जो वुडन कोयला है उसे इंतहाई ज़्यादा प्रेशर के साथ कंप्रेस करके दबा के छोटे छोटे पीसेस में, छोटी छोटी टिक्कियाँ, छोटे छोटे केक लाइक पीसेस बना के उसे स्टोर किया जाता है। और वो जो फॉर्म है वुडन कोल की उसे आप ब्रिकेट्स का नाम देते हैं। और इसे हैंडल करना, इसे संभालना और इसे एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाना इंतहाई आसान है। और जो लास्ट टॉपिक है वो ये है कि आया जो प्रॉपर्टीज़ हैं कोयले की, जो कोल की खसूसियात हैं वो कौन कौन सी है, एक अच्छे कोयले में कौन कौन सी खसूसियात होनी चाहिए, एक अच्छे कोयले को किन किन खसूसियात का हामिल होना चाहिए। सबसे पहले कि उसमें जो राख प्रोड्यूस होती है, राख जो पैदा होती है, ऐश पैदा होती है जलने पर, वो कम से कम होनी चाहिए। दूसरी बात, उसकी कैलोरीफिक वैल्यू ज़्यादा होनी चाहिए कि 1 किलो कोयला जले तो वो ज़्यादा से ज़्यादा मिकदार में हमें हीट या हरारती या एनर्जी जो है वो दे सके। जैसा कि हमने देखा था कि एंथ्रासाइट 8000 किलो कैलोरीज पर केजी, 1 किलो जलने पर 8000 किलो कैलोरी, ये बाकी तमाम 5 किस्मों से सबसे ज़्यादा है। और उसके बाद आप देखें तो इसमें सल्फ़र की मिकदार कम से कम होनी चाहिए, 1% से भी कम। मैंने पहले बताया कि सल्फ़र जलने के लिए इस्तेमाल होता है लेकिन वो धमाका के साथ जलता है, ठीक है, एक्सप्लोजन के साथ जलता है, तो इसलिए वो पावर हाउसेज में सूटेबल नहीं है। तो इसलिए कोयले में उसकी मिकदार कम से कम होनी चाहिए। दूसरी चौथी बात जो अहम है कि उसकी जो जलने की खसूसियात हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए। और फिर कि उस पर मौसमी असरात जो हैं वो कम होने चाहिए। तो स्टूडेंट्स, ये आज का लेक्चर था जिसमें हमने पावर हाउसेज की डेफिनेशन सीखी, पावर हाउसेज पर इस्तेमाल होने वाले ज़राए सीखे, थर्मल सोर्सेज की खसूसियात और उसकी डेफिनेशन सीखी। और फिर हमने ये देखा कि फ्यूल कितनी स्टेट्स में पाया जाता है, सॉलिड, लिक्विड और गैसेज। आज हमने देखा कि सॉलिड स्टेट में जो फ्यूल होता है वो क्या होता है, उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं। और फिर हमने उसे ये देखा कि सॉलिड स्टेट में सबसे नेचुरली कॉमन ज़्यादा मिकदार में पाया जाने वाला फ्यूल वो कोयला है। फिर हमने ये देखा कि कोयला बनता कैसे है, उसके मराहिल हमने देखे। उसके मराहिल एक दफ़ा फिर से बताता चलूँ, पीट या दलदली कोयला, लिग्नाइट्स या ब्राउन कोल, फिर बिचुमिनस कोल, फिर सेमी बिचुमिनस कोल, सेमी एंथ्रासाइट, एंथ्रासाइट, और फिर हमने कोयले की किस्में वुडन,
लकड़ी का कोयला, कोक और फिर ब्रिकेट्स, और एंड पे हमने ये देखा कि कोयले की अच्छी कोयले की जो खसूसियात हैं वो क्या होनी चाहिए, अच्छा कोयला किन खसूसियात का हामिल होता है। तो उम्मीद है कि ये सेशन आपका अच्छा रहा होगा। आगे आने वाले टॉपिक्स को हम मज़ीद लेक्चर्स में सीखते रहेंगे। थैंक यू सो मच।